नमस्कार। संस्कृत की इस कक्षा में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम कक्षा 7 रुचिरा भाग 2 के पाठ 4 हास्य बाल कवि सम्मेलनम के विषय में चर्चा करने वाले हैं। तो आज जैसा कि नाम से ही आप जान रहे हैं कि कवि सम्मेलन होने जा रहा है और उस पे भी हास्य कवि सम्मेलन होने जा रहा है, तो आनंद लीजिए और हंसने के लिए तैयार हो जाइए। तो चलिए प्रारंभ करते हैं पाठ को और देखते हैं कि कवि लोग हमें हंसाने के लिए कैसे कैसे कह कहे लेकर के उपस्थित हुए हैं। चलिए, हास्य बाल कवि सम्मेलनम चतुर्थ पाठ। चौथा पाठ हास्य बाल कवि सम्मेलनम। हास्य कवि सम्मेलन के बारे में आप लोगों ने सुना है और यहाँ बाल शब्द इसमें जोड़ दिया गया है। इसका तात्पर्य यह है कि जो कवि हैं ये क्या हैं? बालक हैं। तो इसलिए इस कवि सम्मेलन का नाम क्या है? हास्य बाल कवि सम्मेलन। पहले दृश्य देख लेते हैं कि क्या दृश्य है वहां का। विविध वेशभूषाधारिणः चत्वारः बालकवयः मंचस्य उपरि उपविष्टाः सन्ति। अनेक तरह के वेशभूषा, अनेक तरह के यानी विविध प्रकार के वेशभूषा को धारण किए हुए 4 बाल कवि मंच के ऊपर उपविष्टाः सन्ति, बैठे हुए हैं। अधः नीचे श्रोतारः, जो श्रोतागण है, हास्य कविता श्रवणाय, हास्य कविता को सुनने के लिए उत्सुकाः सन्ति, बहुत ही उत्सुक हैं। कोलाहलम च कुर्वन्ति, और कोलाहल यानी शोरगुल कर रहे हैं। ये तो था दृश्य जिसमें कि आपने देखा कि कवि सम्मेलन का दृश्य क्या है। अब स्टेज पर संचालक महोदय आते हैं और वो क्या कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अलम कोलाहलेन, शांत हो जाइए यानी शोर करना बंद कीजिए। अद्य, आज, परम हर्षस्य अवसरः, आज बहुत ही खुशी का अवसर है। यत अस्मिन् कवि सम्मेलने, कि आज इस कवि सम्मेलन में काव्यहंतारः, काव्य की हत्या करने वाले, और क्या है, कालयापकाः च, और समय को बर्बाद करने वाले। अब यहाँ देखिएगा, काव्य की हत्या करने वाले और समय को बर्बाद करने वाले, ये विशेषण लगाया गया है किसके लिए? कवियों के लिए। चूंकि हास्य कवि सम्मेलन है तो यहाँ पर चुन चुनकर ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है जिससे श्रोतागण को हंसी आ जाए। तो इसी क्रम में ये काव्यहंतारः और कालयापकाः जो शब्द है ये प्रयुक्त हुआ है। ये जो बाल कवि हैं आए हुए हास्य कवि सम्मेलन में, उनका विशेषण बताया गया है, उनके लिए कहा गया है। भारतस्य, भारत के, हास्य कवि धुरंधराः, हास्य कवि धुरंधर यानी हास्य कविता सुनाने में जो अग्रणी है, सिद्धहस्त हैं, समागताः सन्ति, आए हुए हैं। एहि करतल ध्वनिना वयम एतेषाम स्वागतम कूर्मः, तो जोरदार तालियों से हम सभी लोगों को इनका स्वागत करना चाहिए। यानी करतल ध्वनि का मतलब होता है दोनों हाथों को मिला करके जोरदार शोर करना, आवाज करना। तो इसका मतलब क्या होता है? ताली बजाना। तो संचालक महोदय कह रहे हैं कि जोरदार तालियों से इन कवियों का स्वागत कीजिए। आगे देखिए, जो पहले कवि हैं उनका नाम है गजाधर। गजाधर सर्वेभ्योः अरसिकेभ्योः, सभी अरसिक जनों को। यहाँ भी देखिए विशेषण देखिएगा, काव्य पाठ सुनने लोग आए हुए हैं श्रोतागण, और क्या कहा गया उनके लिए? सर्वेभ्यो यानी सभी अरसिक लोग जो हैं, नमो नमः, मेरा उनको नमस्कार है। प्रथमम तावद अहम आधुनिकम वैद्यम उद्दिश्य स्वकीयम काव्यम श्रावयामि, कहते हैं आजकल के जो डॉक्टर्स हैं, वैद्य हैं, उनको उद्देश्य करके मैं आज की अपनी कविता सुनाना चाहता हूँ, सुनाने जा रहा हूँ। सुनिए, आप भी आनंद लीजिएगा और दिल खोल के हंसिएगा।
वैद्यराज नमस्तुभ्यं यमराज सहोदर, यमस्तु हरित प्राणानां वैद्यं प्राणां धनानि च। सर्वे उच्चैः हसन्ति। यह सुन करके सभी लोग जोर से हंसते हैं। अब देखिए क्या है, इसका भाव समझिएगा। वैद्यराज नमस्तुभ्यं, हे वैद्यराज आपको मेरा नमस्कार है। यमराज सहोदरम, अब यहाँ वैद्यराज के लिए विशेषण लगाया गया है। यमराज के भाई, सहोदर मतलब भाई, यमराज के भाई वैद्यराज आपको मेरा नमस्कार है। क्यों, आगे देखिएगा, कहते हैं यमस्तु हरित प्राणानाम। क्यों, क्योंकि यमराज तो सिर्फ प्राण ही ले जाते हैं, प्राणों का ही हरण करते हैं, और जो वैद्य होते हैं, जो डॉक्टर होते हैं, वह धन और प्राण दोनों ले लेते हैं। ये ऐसा हंसाने के लिए लोगों को उन्होंने कहा, और किसको उद्देश्य करके, आजकल के जो वैद्य हैं, जो डॉक्टर हैं, वो क्या करते हैं, धन और प्राण दोनों ले लेते हैं। चलिए आगे बढ़ें। अब देखिएगा आगे क्या है, जो अभी हमने पढ़ा उससे संबंधित शब्दार्थ हैं, कठिन शब्दों के अर्थ हैं, उनको आप देख लीजिए और समझिएगा। आगे बढ़ें। अब अगले कवि का नंबर आता है, जिनका नाम है कालांतक। कालांतकः अरे वैद्यः तु सर्वत्र परंतु न ते मादृशाः। कहते हैं वैद्य तो हर जगह आप लोगों ने देखा होगा, लेकिन न ते मादृशाः कुशलाः जनसंख्या निवारणे। लेकिन मेरे जैसा वैद्य, जनसंख्या को कंट्रोल करने वाला वैद्य आपने कम देखा होगा, नहीं देखा होगा। कहते हैं मामपि काव्यम इदम शृण्वन्तु भवन्तः। इसलिए आप लोग मेरी भी कविता को सुनिए, मेरी भी कविता का आनंद लीजिए। अब ये क्या कहते हैं, देखिएगा। चितां प्रज्वलितां दृष्ट्वा वैद्यो विस्मय आगता, नाहं गतो न मे भ्राता कस्येदं हस्तलाघवम्। अब सभी लोग फिर से जोर से हंसते हैं, अट्टहास करते हैं। क्यों, क्योंकि इन्होंने बात ही ऐसी कही। क्या कहते हैं, चितां प्रज्वलितां दृष्ट्वा, एक चिता को जलती हुई देख करके, जलती हुई चिता को देख करके वैद्य जो हैं वह आश्चर्यचकित हो गए, अचंभित हो गए। क्यों, कहते हैं ना हम गतो न मे भ्राता, न तो मैं गया, डॉक्टर अपने आप को कहता है वैद्य, न तो मैं गया और न तो मेरे भाई यमराज, वैद्य के भाई यमराज बताया गया। तो कहते हैं न तो मैं गया, यानी इस व्यक्ति को, न तो मैंने इसकी हत्या की, इसके प्राण लिए, न मेरे भाई यमराज ने, फिर ये किसने हाथ की सफाई कर दी, किसने इस व्यक्ति पर हाथ साफ कर लिया। तो ये आपने देखा कि लोगों को हंसाने के लिए उन्होंने किस तरीके से इस तरह की बात कही। आगे बढ़ें और देखते हैं इससे संबंधित जो कठिन शब्द हैं और उन शब्दों के जो संधि विच्छेद हैं जो उचित हैं, उनको आपके लिए प्रस्तुत किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, चित्र में आप लोग देख रहे होंगे एक मोटे से पेटू चित्र आप दिख रहा होगा, चित्र में एक व्यक्ति दिख रहा है। तो यहाँ अगला जो कवि है इसी से संबंधित है और उनका नाम क्या है, तुंदिलः। उनका नाम है तुंदिलः। तुंदस्य उपरि हस्तम आवर्तयन्, अपनी तोंद के ऊपर हाथ फिराते हुए। तुंदिलो अहम भो, मैं तुंदिल हूं। माम अपि इदम काव्यम श्रूयताम, मेरी भी इस कविता को आप लोग सुनिए। जीवने धार्यताम च, और अपने जीवन में धारण कीजिए। क्या कहते हैं कि मेरी भी कविता का आनंद लीजिए और अपने जीवन में धारण कीजिए। अब क्या सुनाते हैं अपनी कविता, देखिएगा। परान्नं प्राप्य दुर्बुद्धे मां शरीरे दयां कुरु, परान्नं दुर्लभम लोके शरीराणि पुनः पुनः। अब फिर सारे लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं इसको सुन करके। सर्वे पुनः अट्टहासं कुर्वन्ति, सारे लोग फिर से जोर जोर से हंसने लगते हैं। क्यों, क्योंकि उन्होंने कहा परान्नं प्राप्य दुर्बुद्धे, कहते हैं इस संसार में मुफ्त का भोजन बड़ी दुर्लभता से प्राप्त होता है, कठिनाई से प्राप्त होता है। इसलिए
अगर आपको कभी भी मुफ्त का भोजन मिल जाए, फ्री की दावत मिल जाए, तो अपने शरीर पर दया नहीं करनी चाहिए। यानी जी भर के खाना चाहिए, पेट भर के आनंद लेकर के भोजन करना चाहिए। परान्नम दुर्लभम लोके, क्योंकि इस संसार में मुफ्त का भोजन बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता है। इस शरीर का क्या है, पुनः पुनः यह तो बार बार मिलती रहती है। यानी जब भी हमें फ्री का भोजन मिले, हमें दबा करके छक करके भोजन कर लेना चाहिए। अपने शरीर पर दया नहीं करनी चाहिए, उसके विषय में हमें नहीं सोचना चाहिए। सारे लोग यह सुन करके क्या करते हैं, जोर जोर से हंसने लगते हैं। अब इससे संबंधित जो कठिन शब्द हैं उनके अर्थ देख लीजिएगा। अब आगे देखिए, जो तीसरे कवि हैं उनका नाम क्या है, चारवाक। उनकी बारी आई है। अब वो क्या सुना के हंसाते हैं, चलिए देखते हैं। चारवाक, आम आम, बहुत अच्छा कहा। शरीरस्य पोषणम सर्वथा उचितम एव, शरीर का पोषण यानी शरीर की देखभाल करना सर्वथा उचित है। बहुत सही कहा आपने, शरीर की देखभाल करना बहुत ही उचित है। यदि धनम न अस्ति, अगर पैसा न भी हो, धन न भी हो, तदा ऋणम कृत्वा अपि पौष्टिकः पदार्थः एव भोक्तव्यः, तो भी हमें ऋण लेकर के, कर्ज लेकर के पौष्टिक भोजन खाना चाहिए। कौन कहता है, चारवाक कहते हैं कि अगर हमारे पास पैसा न हो पौष्टिक भोजन करने के लिए, तो भी हमें कर्ज लेकर के पौष्टिक भोजन करना चाहिए। तथा कथयितम चारवाक कवि, इस प्रकार चारवाक कवि ने कहा है, यानी अपने को कहते हैं, ये मेरा कहना है। अब देखिएगा क्या कहते हैं, यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत। कहते हैं जब तक जियो सुख से जियो, चाहे कर्ज लेकर के ही क्यों न घी पीना पड़े, यानी पौष्टिक स्वादिष्ट भोजन करना पड़े, करो। कर्ज ले करके आप घी पियो, खूब प्रसन्न रहो, खूब स्वादिष्ट भोजन करो, अच्छे अच्छे पकवान खाओ, चाहे उसके लिए आपको कर्ज ही क्यों न लेना पड़े। अब इतना सुनते ही श्रोतागण जो बैठे हुए थे, उसमें से एक श्रोता उठ करके पूछता है। क्या पूछता है, देखिए। श्रोता कहता है, तर्हि तो ऋणस्य प्रत्यर्पणम कथम, जो हम कर्ज लेंगे उसको चुकाएंगे कैसे। अब देखिए चारवाक क्या कहते हैं, श्रूयताम मम अवशिष्टम काव्यम, अभी तो आपने मेरी आधी ही बात सुनी, आधी बात आगे सुनिए, मैं क्या कहना चाहता हूं। कहते हैं, धृतम पीत्वा श्रमम कृत्वा ऋणम पर प्रत्यार्पयेत जनः। अब क्या कहते हैं कि घृतम पीत्वा श्रमम कृत्वा, घी पी करके आप खूब श्रम करो। घृतम पीत्वा श्रमम कृत्वा ऋणम प्रत्यर्पयेत जनः, कहते हैं उसके बाद क्या करो, जो मेहनत करके धन इकट्ठा करो, पैसे कमाओ, उससे ऋण चुका दो। यानी अपने जीवन काल में खूब कितना भी आपको परेशानी उठानी पड़े, पैसा न भी हो, तो भी आप ऋण ले करके अच्छे अच्छे स्वादिष्ट भोजन खाइए और अपने शरीर को हृष्ट पुष्ट बलवान बनाइए और खूब श्रम करिए, पैसे कमा करके लोगों के धन को वापस कर दीजिए जो कर्ज आपने लिए हैं। तो ये देखा आपने, उन्होंने अपने दूसरी पंक्ति में उपाय भी बता दिया कि किस तरीके से जो कर्ज हम लिए हैं उसको चुकाना है। आगे देखिएगा, इससे संबंधित जो शब्दार्थ है, कठिन शब्दों के अर्थ हैं, वो आप लोगों के लिए उपस्थित है। और अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, काव्य पाठ श्रवणेन, काव्य पाठ को सुनकर के उत्प्रेरित होकर यानी मोटिवेट होकर के, एक बालको अपि, वहां पर उपस्थित एक बालक भी, आशु कविताम, आशु कविता उस कविता को कहते हैं जब कोई कविता तुरंत लिखी जाए। यहाँ इन कवियों की कविताओं को सुन करके एक बच्चा वहां बैठा था जिसने तुरंत एक कविता रच ली। हास्यपूर्वकं च श्रावयति, और हंसते हुए वह भी इसे सुनाने लगा। क्या सुनाता है, बालकः, वह बालक सुनाता है, श्रूयताम श्रूयताम भो, हे श्रोतागणों मेरी भी कविता सुनो, माम अपि काव्यम, यानी मेरे भी काव्य को सुनो। अब क्या सुनाता है, सुनिएगा।
गजाधरं कविं चैव तुन्दिलं जलोलुपं कालांतकं तथा वैद्यं चार्वाकं च नमाम्यहम्। अब देखिए कितनी सफाई से उसने इन 4 बाल हास्य कवियों का अभिनंदन किया अपने इस श्लोक के माध्यम से। क्या कहता है? गजाधरम कविम चैव, क्या कहते हैं? जो गजाधर कवि हैं उनका, और तुंदिल यानी धन के भोज लोलुपम यानी धन के जो लोभी तुंदिल कवि हैं उनका, कालांतक वैद्य जो हैं इनका, और चारवाक कवि हैं, इन चारों कवियों को नमाम्य हम यानी मैं नमस्कार करता हूं। अब चारों कवियों की विशेषताएं बताते हुए इसने क्या किया? उस बच्चे ने सबका अभिवादन करते हुए नमस्कार किया। अब आगे देखिए, काव्यम श्रावयित्वा हा 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 इति कृत्वा हसति। इसकी इस कविता को सुन करके वहां पर उपस्थित सभी लोग जोर से हंसने लगे। अन्ये च अपि सर्वे गृहं गच्छन्ति, और इसके बाद सभी लोग अपने अपने घर चले गए। तो यह हास्य बाल कवि सम्मेलन कैसा लगा आपको? कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ कि पूरा पाठ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हम अभ्यास प्रश्नों की ओर और देखते हैं कि अभ्यास प्रश्न कौन कौन से हैं। सबसे पहले इस पद्य से संबंधित जो कठिन शब्द हैं उन पर एक दृष्टि डाल लीजिए। अब आगे देखिएगा, पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत। उच्चारण करना है आपको जो आपके ये शब्द दिए हुए हैं। मेरे साथ साथ आप लोग भी उच्चारण करेंगे ताकि उच्चारण की शुद्धता बन सके। ऊपर निश्चय, कदापि, कुत्र, अधः, बहिः, अन्तः, कदा, उच्चैः, अलम, पुनः, एकदा। आगे बढ़ें। अब यहां देखिएगा, मंजूषात अव्यय पदानि चित्वा वाक्यानि पूरयत। एक पेटिका ये जो दी हुई है इसमें अव्यय पद दिए हुए हैं। अव्यय पद कौन कौन से होते हैं उन पर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है जो मेरे चैनल पर है। आप लोग अव्यय की वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको पेटिका में अव्यय पद दिए हुए हैं, इनका प्रयोग करके आपको खाली स्थान भरना है। पहला है वाक्य, वृक्षस्य उपरि खगाः वसन्ति। पेड़ के ऊपर पक्षी रहते हैं। दूसरा है अलम विवादेन, यानी विवाद करना, लड़ाई करना व्यर्थ है। अगला है वर्षा काले गृहात बहि मा गच्छ, यानी वर्षा समय में, बारिश में घर से बाहर न जाओ। मंचस्य अधः श्रोतारः उपविष्टाः सन्ति। मंच के नीचे श्रोतागण बैठे हुए हैं। अंतिम है छात्राः विद्यालयस्य अन्तः प्रविशन्ति। छात्र विद्यालय के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। अब आगे बढ़ें। तीसरा प्रश्न देखिएगा, अशुद्धम पदम चिनुत। अब यहाँ देखिएगा पद दिए हुए हैं, इनमें से जो अशुद्ध है उनको छांट करके आपको लिखना है। ध्यान से देखिएगा, पहले वाक्य में दिया है गमन्ति, यच्छन्ति, पृच्छन्ति, धावन्ति। अब इसमें अशुद्ध क्या है? गमन्ति। क्यों? क्योंकि रूप बनता है गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, तो गमन्ति अशुद्ध है। दूसरे में देखिएगा रामेण, गृहेण, सर्पेण, गजेण। यहाँ पर गजेण शब्द अशुद्ध है क्योंकि शुद्ध रूप गजेन बनेगा। तीसरा देखिएगा लतया, मातया, रमया, निशया। यहाँ पे देखिएगा जो मातया शब्द है यह अशुद्ध है। क्यों? क्योंकि जो ये माता शब्द जो होता है ये मातृ शब्द का, आप देखेंगे कि मातृ शब्द में तृतीया विभक्ति एक वचन में रूप बनता है मात्रा।
यहाँ तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप सारे लगे हुए हैं, लतया, रामया, निशया। तो यहाँ माता यानी मातृ शब्द में भी आप तृतीया विभक्ति एक वचन का जब रूप लगाएंगे तो शब्द बनेगा मात्रा। आगे बढ़ें। अब देखिएगा लते रमे माते प्रिय, यहाँ पर भी माते शब्द अशुद्ध है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर द्वितीया विभक्ति दो वचन में, क्योंकि सारे द्वितीया विभक्ति दो वचन के रूप हैं, तो यहाँ पर द्वितीया विभक्ति दो वचन में मातृ शब्द का रूप क्या बनेगा? मातृ शब्द का रूप बनेगा माता, मातारौ, मातारह। तो रूप क्या यहाँ बन जाएगा? यानी माते शब्द गलत है तो मातारौ शब्द बनेगा। अब देखिएगा अंतिम, लिखति, गर्जति, फलति, सेवति। यहाँ पर सेवति शब्द गलत है। क्यों? क्योंकि सेव धातु होती है और इसका रूप चलता है सेवते, सेवेते, सेवंते। तो रूप क्या चलेगा? लिखति तो सेवते। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4। मंजूषात समानार्थक पदानि चित्वा लिखत। यहाँ पर मंजूषा से, पेटिका से आप लोगों को समानार्थक शब्दों को चुन करके लिखना है। देखिए, प्राप्य, इसका समानार्थक शब्द है लब्ध्वा। कुशलाः, दक्षाः। हर्षस्य, प्रसन्नतायाः। देहस्य, शरीरस्य। वैद्यम, चिकित्सकम। आगे बढ़िएगा। प्रश्न नंबर 5 देखिएगा। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखत। नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर एक पद में दीजिए। प्रश्न देखिएगा। मंचे कति बाल कवयः उपविष्टाः सन्ति। मंच पर कितने बाल कवि बैठे हुए हैं? उत्तर आएगा चत्वारः। अगला प्रश्न, के कोलाहलम कुर्वन्ति। कौन कोलाहल कर रहा था? तो कोलाहल कौन कर रहा था? श्रोतागण। तो उत्तर होगा श्रोतारः। अगला प्रश्न, गजाधरः कम उद्देश्य काव्यम प्रस्तौति। गजाधर किसको उद्देश्य करके अपना काव्य पाठ प्रस्तुत किए थे? तो किसको? आधुनिक वैद्य को। तो उत्तर होगा आधुनिकम वैद्यम। अगला प्रश्न है, तुंदिलः कस्य उपरि हस्तम आवर्तयति। तुंदिल कवि किसके ऊपर हाथ फेरते हैं? तो किसके ऊपर? तुंदस्य। उत्तर होगा तुंदस्य। अगला प्रश्न है, लोके पुनः पुनः कानि भवन्ति। संसार में बार बार क्या पाया जा सकता है? तो उत्तर होगा शरीराणि। अगला प्रश्न, किम कृत्वा घृतम पीवेत। क्या करके भी हमें घी पीना चाहिए? उत्तर है ऋणम। ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत। प्रश्न संख्या 6 देखिएगा। यहाँ पर आप लोगों के लिए एक कहानी प्रस्तुत की गई है और इस पेटिका में कुछ शब्द दिए गए हैं। कहानी में जो खाली जगह है, इन शब्दों को आपको भरना है। तो कहानी के भाव समझना है और उस हिसाब से जो खाली जगह है उसमें मंजूषा से यानी पेटिका से उचित शब्दों को चुन करके लिखना है। चलिए कहानी पढ़ते हैं और आनंद लेते हैं एक और कहानी का। चलिए। पुरा एकस्य नृपस्य एक प्रियः वानरः आसीत्। बहुत पहले की बात है। एक राजा थे जिनका एक प्रिय बंदर था। एकदा नृपः सुप्तः आसीत्। एक बार राजा सोए हुए थे। वानरः बंदर व्यजनेन पंखे से तम अवीजयत। पंखे से उनको हवा कर रहा था, यानी पंखा झल रहा था। तदैव एका मक्षिका नृपस्य नासिकायाम उपाविशत। उसी समय एक मक्षी राजा की नाक पर बैठ गई। यद्यपि वानरः बारंबारं व्यजनेन ताम निवारयति स्म। यद्यपि उस बंदर ने बार बार पंखे की मदद से उस मक्खी को उड़ाना चाहा।
सा पुनः पुनः नृपस्य नासिकायामेव उपविशति सम, यानी फिर भी वह मक्खी बार बार राजा की नाक पर बैठ जा रही थी। अंत में सह मच्छिकाम हंतुम खड्गेन प्रहारम अकरोत्, हार करके उस बंदर ने उस मक्खी को मारने के लिए तलवार से प्रहार किया। मच्छिका तो उड्डीय, मच्छी तो उड़ गई, दूरम गता, दूर भग गई, किंतु खड्ग प्रहारेण, तलवार के प्रहार से नृपस्य नासिका छिन्ना अभवत्, राजा की नाक कट गई। अतः एवोच्यते, इसीलिए यह उचित ही कहा गया है। एव उच्यते यानी इसलिए ऐसा उचित ही कहा गया है। क्या? मूर्ख जनैहि सह मित्रता न उचिता, मूर्खों के साथ दोस्ती मित्रता उचित नहीं है। कहानी सुन करके अच्छी लगी ना? चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिएगा, आपको विलोम शब्दों को आपको जोड़ना है और एक दूसरे के सामने लिखना है, यानी शब्दों को, जितने शब्द यहाँ दिए हुए हैं उनके विलोम शब्द आपको लिखने हैं। मैं विलोम शब्द आपको बताते जाती हूँ, आप देख लीजिए और लिख लीजिए। अधः ऊपरी, अंतः बहिः, दुर्बुद्धे सुबुद्धे, उच्चैः निच्चैः, दुर्लभम सुलभम। अब पहले मैं इनका अर्थ आपको बता दूं। अधः यानी नीचे, तो उसका हो गया ऊपर। अंतः यानी अंदर, बहिः यानी बाहर, दुर्बुद्धे यानी बुरी बुद्धि वाला, सुबुद्धे यानी अच्छी बुद्धि वाला, उच्चैः यानी ऊपर, निच्चैः यानी नीचे, दुर्लभम यानी कठिनता से, कठिनाई से प्राप्त होने वाला, सुलभम आसानी से, सहजता से प्राप्त होने वाला। तो ये रहा आपका पूरा पाठ अभ्यास कार्य के साथ। उम्मीद करती हूँ कि अब पूरा पाठ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको पूछ सकते हैं। मैं यथाशीघ्र आपके लिए उत्तर उपस्थित करूंगी। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और अगली वीडियो लेकर के आपके लिए जल्द से जल्द मैं उपस्थित होंगी। तब तक सुरक्षित रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।